जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हमने साइंस महामैराथन क्लास बनाई है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। इस वीडियो में मैंने साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम दाब से शुरुआत करेंगे। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि दाब सदिश राशि है या अदिश राशि है, एक नंबर में पूछ लेता है। ध्यान रखना, दाब एक अदिश राशि है और इसके मात्रक भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके, और एसआई पद्धति में पास्कल होता है। अगर हमने दाब की बात की है तो द्रव दाब के नियम की भी बात करेंगे। द्रव दाब के नियम में पहला नियम क्या है? स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई द्रव जो स्थिर है उस पर अगर दाब लगाते हैं तो वह प्रत्येक दिशा में बराबर होगा। दूसरा, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब डालने से वह चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह द्रव दाब का पास्कल नियम भी कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है और उस वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और इसका मात्रक क्या होता है मालूम है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब समस्थिति की होमियोस्टेसिस क्या होता है? जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को हम समस्थिति कहते हैं। ठीक है, अब हम कंकाल पेशियों के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल पेशियां क्या होती हैं? इन्हें हम रेखित और ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये शरीर में अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। ये पेशियां हाथ, पैर, जबड़े, आँख, गर्दन तथा शरीर के अन्य स्थान में पाई जाती हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम क्या होता है? पेशीय ऊतक। एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था, शायद इस बार भी पूछा जाए, ध्यान से देख लेना। ठीक है, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम क्या होता है? पेशीय ऊतक। एक बात और याद रखना कि ऐच्छिक पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, अपनी आंखों को खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हमने ऐच्छिक पेशियों को देखा है, अब हम अनैच्छिक पेशियों को देखेंगे। अनैच्छिक पेशियों को हम अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियां भी कहते हैं। ये आहार नाल, रुधिर वाहिनियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरी नंबर पर हमारी आती है हृदय पेशी। यह केवल हृदय में मिलती है। हृदय पेशी कहाँ मिलती है? केवल हृदय में मिलती है। जीवन पर्यंत बिना श्रांति के कार्य करती रहती है। कौन? हृदय पेशी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 100 लाइक्स करवा दो। 100 लाइक्स इस वीडियो पर होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़। तो हमारा अगला टॉपिक है अणुजीवी। अणुजीवी किसे कहते हैं? ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है कि अणुजीवी वह सूक्ष्म है जो मनुष्य अपनी आँखों से नहीं देख सकता। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, अणुजीवी को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। यह मनुष्य तथा जानवर की त्वचा, मुख, गुहा और मल में रहते हैं। अणुजीवी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। यह पृथ्वी से 5 मीटर गहराई तथा हजारों फीट ऊंचाई तक पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अगर बात जीवाणु की हो रही है तो एक दो बातें और बताना चाहूँगा मैं। कुछ जीवाणु होते हैं वो हमारे फायदे के लिए होते हैं, मतलब हमारे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाते हैं, भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं, वस्त्र उद्योग में प्रयोग होते हैं, विज्ञान की उन्नति में सहायक होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीवाणु जो होते हैं वो रोगजनित जीवाणु होते हैं और जो रोग फैलाते हैं जीवाणु, उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगजनित जीवाणु कहते हैं। तो हमारा अब अगला टॉपिक है भोज्य पदार्थ परिरक्षण। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो चलिए इसको देखते हैं। भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जिन्हें हम खाते हैं।
वही हमारे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना, यानी कि भोजन को सड़ने खराब होने से बचाने हेतु जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो भोजन परीक्षण के नाम से जानी जाती हैं। और भोजन खराब क्यों होता है ये पता है आपको? यहाँ पर जो स्टार पॉइंट दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोज्य पदार्थ खराब होने का मुख्य कारण क्या है? उनमें उपस्थित आर्द्रता है। दूध, फल, सब्जियां, मांस, मछली आदि में जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और भी कई कारण हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये फफूंदी लग जाती है ना तो हमारा भोजन खराब हो जाता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो विषैले होते हैं, उनके द्वारा हमारा भोजन खराब हो जाता है। कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं खाने में, या जो खाने वाले पदार्थ हैं उनमें अगर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो भी भोजन खराब हो जाता है। कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? पकाकर, डिब्बाबंदी करके, जैम, जेली, मुरब्बे आदि बनाकर, पौष्टिरीकरण, किण्वन, निर्जलीकरण, हिमीकरण, नमक और सिरके का प्रयोग करके हम अचार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राकृतिक संपदा। ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। जैसे क्या? वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंतु, नदी, पहाड़, सूर्य, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संपदाएं तो है, इन्हें हमने थोड़ी ना बनाया, ये तो प्राकृतिक है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, प्राकृतिक संपदाओं को हम अधिकतर जो है ना वो दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नवीकरणीय संपदाएं। ये क्या होती हैं? वह पदार्थ जो मनुष्य अथवा जीव द्वारा प्रयुक्त होते हैं परंतु किसी ना किसी रूप में प्रकृति में पुनः लौट आते हैं, इन्हें नवीकरणीय संपदा कहते हैं। इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे तथा जंतु। अब अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो होता है अनवीकरणीय संपदा। इन पदार्थों का उपयोग एक बार कर लेने पर दोबारा इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात। नवीकरणीयों को हम दोबारा प्राप्त कर सकते थे यूज करने के बाद, लेकिन अनवीकरणीय संपदा को हम एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज लवण आदि। अब अगर हम प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने के कारणों के बारे में बात करेंगे तो क्या बताएंगे? बढ़ती हुई जनसंख्या। भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है जिसके कारण हमारी प्राकृतिक संपदाएं नष्ट होती जा रही हैं। दूसरा, हम इतने अधिक आराम से जीवन जीने लगे हैं, इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, उच्च स्तरीय रहन सहन हो गया हमारा, जिसके कारण हमारी प्राकृतिक संपदाएं नष्ट होती जा रही हैं। युद्ध भी होते हैं जिनके कारण प्राकृतिक संपदाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इन सबको रोकना पड़ेगा। अब आया है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, कार्बन क्या है? एग्जाम में अधिकतर क्या हर बार पूछा जाता है, ये हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाला एक तत्व है। ठीक है, कार्बन की मात्रा भूपर्पटी पर मात्र 0.2% तथा वायुमंडल में मात्र 0.3% है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर जीवन लिखा हुआ है, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर आप जगह करना। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह पाया जाता है। कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन से बने हैं। प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। अच्छा, कार्बन का रासायनिक प्रतीक चिन्ह C होता है, C, कैपिटल C, और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है। बहुत से हमारे आसपास की जो निर्जीव व सजीव वस्तुएं होती हैं वो कार्बन की बनी होती हैं। बताऊं? जैसे कि पौधे, जंतु, चीनी, ईंधन, कागज, भोजन, वस्त्र, धागे, दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं जो या तो पौधे से या जीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक के रसायन शास्त्र को कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, काजल हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, ये सभी कार्बन के अपर रूप माने जाते हैं। चलिए इसके अपर रूपों के बारे में देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। मतलब एक ही तत्व के शुद्ध रूप हैं
लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। और यहाँ पर एक अपर रूप ये शब्द बार बार आ रहा है, आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो अपर रूप का अर्थ होता है कि जब कोई एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, एक तत्व के कई रूप, उसे बोलते हैं हम अपर रूप। समझ में आया? तो हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला प्रमुख हैं। इसका एक अपर रूप हीरा जहां अत्यंत कठोर होता है, वहीं दूसरा अपर रूप इसका जो है ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है कि इससे कागज पर निशान तक बना सकते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का जो हमको कहाँ मिलता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। हीरा की बात करें तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। शुद्ध हीरा जो होता है ना, पारदर्शक होता है, रंगीन होता है। सभी पदार्थों से हीरा कठोर होता है। एक हीरा होता है काले रंग का, उसे हम बोल्ट कहते हैं। ये सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। ये कांच को आसानी से काट सकता है। हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता और इस पर कोई अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये बातें थोड़ी अलग से बता रहा हूँ तो, लेकिन प्लीज़ आप ध्यान से सुनना। और हीरे का उपयोग किस में किया जाता है? रंगीन हीरे आभूषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं। काला हीरा जिसे बोल्ट कहते हैं, कांच काटने, चट्टानों में छेद करने तथा अन्य पत्थरों पर पॉलिश करने के काम में लाया जाता है। ये बातें मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ाने से पहले मैं आपको कार्बनिक पदार्थ के बारे में बताना चाहूँगा। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। तो कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, तथा खनिज पदार्थों, चट्टानों, भूगर्भ आदि से जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। ये पिछली बार भी पूछा गया था, उम्मीद है शायद इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर सहयोग से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन ये होते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार निकल के आया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था शायद ये सवाल। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, ठीक है ना, कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित सभी बंध यानी कि बॉन्ड एकल बॉन्ड हों, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। इसे हम दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल संयोजक बंधों द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन कहते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अगर आपसे एग्जाम में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सिर्फ सूत्र पूछ लेता है, सामान्य सूत्र क्या है इसका, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे मेथेन यानी कि CH4, एथेन यानी कि C2H6। तो अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार हमारा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड, तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे भी हम दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एथिलीन H2C डबल बॉन्ड CH2, एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अगर प्रकार पूछे तो आपको 3 प्रकार लिखने हैं, एल्कीन, एल्काइन और सुगंधित हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है और एल्काइन का
सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। वीडियो पर 100 लाइक तो होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगड़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? कई बार सिर्फ यही प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का नाम, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और निचले वातावरण में ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रभाव क्या पड़ते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी, पहाड़ों की बर्फ पिघल जाती है, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, वनस्पति कम होगी तो इससे वर्षा में कमी आएगी, भोजन चक्र तथा भोजन जाल अव्यवस्थित होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों से कृषि उपजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अनावृष्टि की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हमने ग्रीन हाउस प्रभाव की बात की है तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना बनता है भाई, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम हिंदी में वैश्विक तपन भी कहते हैं, ये बहुत 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 बार पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यही हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। अच्छा, इसका कारण क्या है? कई बार कारण पूछ लेता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसें, औद्योगिकरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग, वनों का कटान, कालिख, यही इसके कारण हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा को इंग्लिश में हम हीट कहते हैं। तो ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। इसका मतलब यह है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने वाली वस्तु गर्म हो जाती है तथा त्यागने वाली वस्तु ठंडी हो जाती है। ऊष्मा का संबंध कार्य से भी होता है। ठीक है, जब कभी यांत्रिक कार्य किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे जब हम किसी लोहे के टुकड़े को बार बार पीटते हैं ना, तो वह गर्म हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य करने से ऊष्मा बढ़ती है। वास्तव में ऊष्मा का संबंध पदार्थ के अणुओं की अनियमित गति से है, जो कि पदार्थ को गर्म करने पर बढ़ती है तथा ठंडा करने पर घटती है। अब ऊष्मा के 3 मात्रक होते हैं। कई बार मात्रक पूछ लिए जाते हैं कि ऊष्मा के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो आपको लिखना है ऊष्मा के 3 मात्रक होते हैं, जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी। कैलोरी मिति सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जब 2 भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर रखा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में होता है। कहने का मतलब ये है, कोई वस्तुएं ले ली हमने जिनका ताप अलग अलग है, भिन्न भिन्न ताप है। ठीक है, उनको संपर्क में लाया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है या उनको मिलाया जाता है, तो जो ऊष्मा है ना, वो उच्च ताप वाली वस्तु, जिस वस्तु का ताप अधिक होगा उससे जिस वस्तु का ताप कम है उसकी तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा। और ये क्रिया तब तक चलेगी, ठीक है ना, ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। यही हमारा क्या है, कैलोरी मिति का सिद्धांत है। अब ये जो पॉइंट हम पढ़ेंगे ना, ये 1 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। इन तीनों पॉइंट में से एक ना एक तो आपसे पक्का पूछा जाएगा, चाहे आपसे ये गलनांक पूछ ले या क्वथनांक पूछ ले या प्रसार पूछ ले। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया है गलनांक वाला। गलनांक किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई ठोस पूर्णता यानी पूरी तरह से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे कि क्वथनांक क्या है। तो वह ताप
जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, यानी कि एक ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव वाष्प में बदलने लगता है, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं या ऊष्मीय प्रसार क्या है। तो हम लिखेंगे ऊष्मा देने पर वस्तुओं के आकार में वृद्धि का होना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो फैलने लगती है, उसमें प्रसार होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है। यही हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। कई बार इनमें अंतर पूछ लेता है, कई बार केवल दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं ये पूछ सकता है, या अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है। तो आपको दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं इसके बारे में क्या लिखना है। वह वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है उनको प्रकाशमान या दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब आदि। ये हमारी क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं जिनका अपना प्रकाश हो, वो वाली। और दूसरा है हमारा अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ये वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता परंतु दूसरी वस्तुओं से प्रकाश लेकर दिखाई देती हैं, वे प्रकाशहीन या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आई ये बात। दीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है और अदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता। इसका मतलब जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि चंद्रमा, मेज, दीवारें, बर्तन आदि। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा चालू हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट आना परावर्तन कहलाता है। इसको हम अच्छे से समझें तो क्या बोलेंगे कि यदि प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ जैसे दर्पण या मिरर पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम हम देख लेते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर होगा कोण R के। दूसरा नियम हमारा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो हम ये बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक पथ से हट जाती है या भटक जाती है या विचलित हो जाती है। यही हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए गए हैं। इसके भी दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला नियम हम देख लेते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा दिया गया है नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज वीडियो पर 100 लाइक्स चाहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करो। तो अब हम आवृत्ति और आवर्तकाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आई बात समझ में। किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं ना उन कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मात्रक भी पूछ लेता है। तो आवृत्ति का मात्रक जो है आवृत्ति प्रति सेकंड होता है। इसे हम हर्ट्ज से व्यक्त करते हैं, H और Z से। तो अब हम आवर्तकाल की देख लेते हैं किसे कहते हैं। किसी वस्तु में जो कंपन होता है उस कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। जो भी कंपन होता है ना उस कंपन में कितना टाइम लगा है उसी समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, पूरी वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया।
अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि मुझे हिम्मत मिलेगी ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।